लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तीन तरह के लॉ हैं जो क्रिस्टलोग्राफी के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। प्रथम है द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। सेकंड है द लॉ ऑफ सिमेट्री। थर्ड है लॉ ऑफ रोटेशनल इंडेक्स। इन तीनों नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन तीनों नियमों के बारे में अध्ययन करने से पूर्व हम कुछ जो टर्म्स हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है इन नियमों को समझने के लिए, उन टर्म्स के बारे में एक बार देखते हैं, अध्ययन करते हैं। उन टर्म्स के बारे में क्या है वो फेस, जिसे हिंदी में फलक कहते हैं, वे द्विमीय तल जिससे क्रिस्टल बंधा रहता है फलक कहलाता है। अर्थात वो 2 डायमेंशनल प्लेन्स जिसके द्वारा क्रिस्टल आपस में बॉन्डेड होता है, बंधा रहता है, फलक कहलाता है। यहाँ पे एक क्यूब लेके इसको समझने की कोशिश की गई है। ये क्यूब है, ये एक क्रिस्टल है। यह क्रिस्टल एक विशेष स्ट्रक्चर में बंधा हुआ है और यह विशेष स्ट्रक्चर किसके कारण है? प्लेन्स के कारण। और यहाँ पे देखिए ये दिखा रखा है, ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, ये क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे प्लेन्स, जैसे इसके अंदर प्लेन्स आपस में जुड़े हुए हैं। 6 प्लेन्स है जो आपस में जुड़े हुए हैं। इन 6 प्लेन्स के जुड़ने के से यह एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो इन जो प्लेन्स है, इन प्लेन्स को हम क्या कहेंगे? फेस कहेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए एक फेस ये हो गया, एक फेस हो गया, ये 2 फेस आपस में जहाँ मिल रहे हैं, फिर ये एक फेस ये हो गया, ये फेस हो गया, ये हो गया फेस और ये हो गया फेस। तो यहाँ पे देखिए इस हिस्से को अगर हम लेते हैं, इस तरीके से समझते हैं, तो देखिए एक फेस ये वाला हो गया, तो ये हमने इसको F1 दे दिया और इसको F2 दे दिया, तो ये दोनों फेस आपस में जुड़ गए और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके एक बिंदु पे यहाँ पे जुड़ जाते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे फेस आपस में मिलके क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्लेन्स है, प्लेन ये वाला प्लेन और ये प्लेन जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये प्लेन कहलाते हैं, फेस कहलाते हैं, जिसको यहाँ डायग्राम में F1 और F2 के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। अब लेते हैं किनारा, जिसको अंग्रेजी में एज कहते हैं। दो फलकों के प्रतिच्छेदन मिलने वाले स्थान को किनारा कहते हैं। जहाँ पे कोई भी 2 फेस आपस में मिल जाते हैं, तो उस मिले हुए स्थान को हम क्या कहेंगे? किनारा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए फेस 1 और ये फेस 2 है, जो आपस में कहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके मिलता है, तो ये क्या कहलाता है? किनारा कहलाता है। ऊपर वाले में देखिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला फेस है, ये वाला फेस इस फेस से इस पॉइंट पे, इस लाइन पे मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? किनारा। इसी तरीके से ये और ये आपस में मिला हुआ इस लाइन पे, तो ये हो गया किनारा। इस तरीके से ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारे किनारे हमें प्राप्त होते हैं। थर्ड नंबर है अंतराफलक कोण, जिसे इंटरफेशियल एंगल्स भी कहते हैं। दो प्रतिच्छेदी फलकों इंटरफेसिंग फेसेस से लंबवत खींची गई रेखाओं के मध्य बना कोण अंतराफलक कोण कहलाता है। अर्थात 2 ऐसे फलक जो आपस में क्या करते हो? इंटरसेक्टिंग करते हो, आपस में एक दूसरे को काटते हो या एक जगह आपस में आके मिल जाते हैं। उनके लंबवत, अगर उनके लंबवत कोई लाइन खींच दी जाए,
तो वो एक बिंदु पे जाके क्या होता है, मिल जाते हैं और इस बिंदु पर एक कोण का निर्माण होता है। इसी कोण को कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। तो यहाँ पे देखिए दो फेस हमने डिसाइड करे, फेस एक ये हो गया F1 और फेस ये हो गया F2। ये दोनों इंटरसेक्टिंग फेस है जो अर्थात एक पॉइंट पे आके मिले हुए हैं। अब इस पे भी एक लंबवत खींचा हमने और इस पे भी एक लंबवत रेखा खींची, तो ये दोनों आके एक बिंदु पे यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे आके मिल गई और इस पॉइंट पे मिलने से एक एंगल का निर्माण होता है। इस एंगल को इंटरफेशियल एंगल कहते हैं। तो इस तरीके से जितने भी इंटरसेक्टिंग एंगल्स फेसेस हैं क्रिस्टल के अंदर, उन पे सब में लंबवत रेखा डालेंगे और जहाँ जहाँ दो इंटरफेशियल फेस की लंबवत रेखाएं मिलती हैं वो सारे के सारे उसके इंटरफेशियल एंगल कहलाएंगे। इसका मान गोनियोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगर इसका मेजरमेंट करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे, गोनियोमीटर के द्वारा। सॉलिड एंगल, जिसे हिंदी में घन कोण भी कहते हैं, वह कोण जहां दो से अधिक फलक मिल रहे हो घन कोण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए दो से ज्यादा फेस आपस में मिल जाते हैं, 3 4 5 जितने भी हो, लेकिन होने चाहिए दो से ज्यादा, तो कहलाता है सॉलिड एंगल। लेकिन जहां दो ही फेस मिलते हैं तो कौन सा कहलाता है, कोण, किनारा। जहाँ पे दो फलक मिलते हैं वो किनारा कहलाता है और जहाँ पे दो से ज्यादा फलक आपस में मिलते हैं तो उसे घन कोण कहते हैं या सॉलिड एंगल कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्यूब क्रिस्टल है यहाँ पे। अब इसमें देखिए फेस ये है और एक फेस ये सब फ्रंट वाला क्यूब का, एक टॉप वाला और एक राइट हैंड साइड है। ये तीनों फेस इस पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, ये तीनों को दोनों एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, इसको सॉलिड एंगल कहेंगे। लेकिन दो फेस आपस में मिलते हैं तो वहां पे एंगल नहीं बनेगा, वहां पे सॉलिड, वहां पे बनेगा किनारा, एज। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने देखा तीन फेस अर्थात दो से ज्यादा फेस जहां आपस में मिलते हैं उस बिंदु को, उस एंगल को पे एक कोण बनता है जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं या घन कोण कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन इस फॉर्मूले के द्वारा की जा सकती है। यहाँ पे A इक्वल टू ई प्लस 2 माइनस एफ, अर्थात ए यहाँ पे सॉलिड एंगल है, बी किसी के क्रिस्टल के लिए सॉलिड एंगल क्या होगा, ई यहाँ पे एज है, उसमें कितनी एज है उसमें दो जोड़ के अगर फेस को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे हमें सॉलिड एंगल की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब देखिए इस क्यूब के लिए इसको हम करके देखते हैं। एक क्यूब में एज कितना होगा, ये यहाँ पे एक क्यूब क्रिस्टल है, इसमें कितना एज होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना सॉलिड एंगल होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी एज पता होनी चाहिए, फेसेस पता होनी चाहिए। तो एज देखिए कितने होंगे, यहाँ पे काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे ए सॉलिड एंगल इक्वल टू ई कितने आ गए यहाँ पे 12, फिर प्लस 2 माइनस फेस कितने हैं, यहाँ पे फेस काउंट करते देखिए 1 2 3 4, फ्रंट का 5 और इसके बैक का 6 6। तो हमारे पास देखिए कितने हो गए 14 माइनस 6
इक्वल टू कितने होंगे 8। अब यहाँ पे सॉलिड एंगल कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए। तो काउंट करेंगे, देखिए सॉलिड एंगल 1, सॉलिड एंगल 2, सॉलिड एंगल 3, सॉलिड एंगल 4, सॉलिड एंगल 5, सॉलिड एंगल 6, सॉलिड एंगल 7 और सॉलिड एंगल 8। तो इस तरीके से हमें इस क्रिस्टल में सॉलिड एंगल कितने प्राप्त हुए 8। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी क्रिस्टल के सॉलिड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस। क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष वे अक्ष है जैसे कि एक्स वाई जेड जिनसे क्रिस्टल की ज्यामिति तथा गुणों की व्याख्या की जा सकती हो, क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष कहलाते हैं। अर्थात क्रिस्टल क्या है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसको किसी भी एंगल से पकड़ा जा सकता है और किसी भी तरीके से उसमें एक्स वाई जेड निर्धारित किए जा सकते हैं। और वो एक्स वाई जेड उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर और ज्यामिति की व्याख्या करते हैं, उसके गुणों की व्याख्या करते हैं। तो ये जो पैरामीटर है, ये अक्ष है जिसके द्वारा उस क्रिस्टल की ज्यामिति और गुणों की व्याख्या की जाती है। तो यह अक्ष क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष कहलाते हैं और ये एक्स वाई और जेड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी जो हमने देखे हैं जितने भी, उनको एक क्यूब क्रिस्टल के अंदर कैसे हम याद रखेंगे, हमें पता होना चाहिए भाई ये चीज ये है। तो एक कंबाइंड एक इस जो सामने दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम याद कर लेंगे तो ऊपर की सारी टर्म्स हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस डायग्राम के अंदर अलग अलग तरह के फेस कलर किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस क्यूब के अंदर ये येलो ओ प्लेन और यह जो ग्रीन प्लेन है आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं। और इसी तरीके से ये ऑरेंज और ये ब्लू यहाँ पे मिल रहे हैं, ऑरेंज और ब्लैक यहाँ मिल रहे हैं, ऑरेंज और ग्रीन यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दो प्लेन आपस में मिल रहे हैं। ये देखिए, दो प्लेन है, तो इन प्लेन्स को हम कहेंगे फेस। तो ये क्यूब के अंदर ये सब क्या हुए, फेस हो गए। ये देखिए, फ्रंट, ब्लू और ब्लैक। इसी तरीके से एज, किनारा, जहां पर दो फेस आपस में मिलते हैं वो कहलाता है किनारा। तो यहाँ पे देखिए, ये येलो और ग्रीन यहाँ पे मिल रहे हैं तो ये किनारा हो गया। इसी तरीके से ऑरेंज और ग्रीन यहाँ मिल रहे हैं तो ये किनारा हो गया, ये हमने देखा किनारा है। इसी तरीके से फ्रंट का हमने ट्रांसपेरेंट रखा है ये वाला, और ग्रीन वाला इस पे मिल रहा है तो ये भी किनारा हो गया। ब्लैक और यहाँ पे ग्रीन आपस में इस जगह मिल रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, किनारा हो गया। तो इस तरीके से हमने देखिए कितने एज है, 12 एज हो गया। इसी तरह इंटरफेशियल एंगल, अर्थात जहाँ पे दो फलक मिलते हैं और उनके लंबवत हम कोई रेखा खींचते हैं, जैसे ये फेस और ये फेस आपस में यहाँ मिल रहे हैं, और इसके लंबवत और इसके लंबवत अगर हम वो खींचते हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल हमें प्राप्त होगा ये कहलाएगा इंटरफेशियल एंगल। इसी तरीके से ये वाला और ब्लैक वाला है, अगर इस तरीके से खींचते हैं तो ये कहलाएगा इंटरफेशियल एंगल। तो इंटरफेशियल एंगल हमें इस तरीके से ये दिखाई देंगे। अब है सॉलिड एंगल्स। सॉलिड एंगल में 3 फेस आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को सॉलिड एंगल कहेंगे। देखिए यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू
और ब्लैक, ये तीनों इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो ये जो है एंगल कहलाएगा सॉलिड एंगल। इसी तरीके से ब्लू, ऑरेंज और येलो इस जगह आके मिलेंगे अंदर की तरफ, दिखेगा हमें, तो ये हमें सॉलिड एंगल कहलाएगा। इस तरीके से ये भी सॉलिड एंगल हो गया और ये भी सॉलिड एंगल हो गया। इस तरीके से हमें ये सब सॉलिड एंगल, 8 सॉलिड एंगल हमें प्राप्त होते हैं। तो इस पूरी स्ट्रक्चर में हमें समझ में आ गया कि जो टर्म्स है वो क्या है। अभी लास्ट टर्म है क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन या क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली। किसी क्रिस्टल के फलक, अक्ष आदि के संबंध को संक्षेप में दर्शाने वाली पद्धति को क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली कहते हैं। भाई किसी भी क्रिस्टल है उसके फलक और अक्ष आदि को, जो भी टर्म्स हमने पढ़ी है उनके संबंध को संक्षेप में जो पद्धति, जिस पद्धति के द्वारा हम दर्शाते हैं उसे कहते हैं क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली, जो कि आगे हम पढ़ेंगे वाइस सूचकांक और मिलर। सबसे पहले लेते हैं हम लॉज ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। जिसे हिंदी में अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम कहते हैं। एक पदार्थ के विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल हो सकते हैं। कोई भी पदार्थ है उसके क्रिस्टल के कई रूप हो सकते हैं और एक ही पदार्थ के विभिन्न क्रिस्टलों में अंतराफलक कोण का मान सदैव समान होता है। और किसी क्रिस्टल का एक से ज़्यादा प्रकार के अगर क्रिस्टल है तो उन सभी क्रिस्टलों में इंटरफेसियल एंगल का मान हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होगा, समान होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं। किसी क्रिस्टल की ज्यामिति उस वातावरण द्वारा निर्धारित होती है जिसके उसका निर्माण होता है। अर्थात कोई भी क्रिस्टल है, किसी भी पदार्थ का क्रिस्टल बनाया जाता है तो उसकी ज्यामिति किस विधि से बनाया गया है उसके ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड की 3 तरीके से यहाँ पे मेथड है, प्रोसेस है। प्रथम है उदासीन माध्यम में यह घनीय क्रिस्टल के रूप में होता है। यूरिया में यह अष्टफलकीय क्रिस्टल होता है और गोंद में यह पेड़ की आकृति के समान क्रिस्टल बनाता है। अर्थात सोडियम क्लोराइड का अगर 3 अलग अलग प्रोसेस से क्रिस्टल तैयार किया जाता है तो 3 तरह के क्रिस्टल बनेंगे, घनीय क्रिस्टल, अष्टफलकीय क्रिस्टल और पेड़ के आकार के क्रिस्टल। अब इन तीनों प्रकार के क्रिस्टल का अगर इंटरफेसियल एंगल ज्ञात किया जाए किसके द्वारा, गोनियोमीटर के द्वारा, तो इन तीनों क्रिस्टल में इंटरफेसियल एंगल हमेशा स्थिर रहेगा। अर्थात वो तीनों में 90 डिग्री पाया जाता है। तो जो यह एग्जांपल ये सिद्ध करता है कि किसी पदार्थ के कितने भी तरह के क्रिस्टल हों, कितने भी प्रकार के क्रिस्टल हों, उन सबका इंटरफेसियल एंगल क्या होगा, समान होगा। इसे दूसरे एग्जांपल के द्वारा भी हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए बाह्य आकृति, आकार में स्वभाव विभिन्न फलकों के अपेक्ष विकास पर निर्भर करता है। जो हमने इससे पहले वाली लाइन पे किया कि क्रिस्टल का आकार कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, वो किस विधि से बनाया गया उस पर निर्भर करता है। लेकिन दो संगत फलकों का मान सदैव समान होता है और जो फलक आपस में जुड़ते हैं इनका मान हमेशा क्या होगा, समान होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वार्टज के लिए सभी आकृतियों में इंटरफेसियल एंगल का मान क्या है, 120 डिग्री। अर्थात जो क्वार्टज है उसको अलग अलग विधि से बनाया गया। यहाँ पे देखिए क्वार्टज के अलग अलग तरीके से के क्रिस्टल है और इन सभी क्रिस्टलों में देखिए इंटरफेसियल एंगल क्या है, 120, 120, 120, 120। अर्थात तीनों जितने भी क्रिस्टल आपको सामने दिखाई दे रहे हैं उनमें इंटरफेसियल एंगल क्या है, 120। अर्थात यह नियम सिद्ध हुआ कि एक ही पदार्थ के अलग अलग तरह के अगर क्रिस्टल है तो उन सबका इंटरफेसियल एंगल क्या होगा, समान होगा।
अब सेकंड लेते हैं हम लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि ऑल क्रिस्टल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस possess द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अर्थात किसी पदार्थ के कितने भी क्रिस्टल हों, वो सारे के सारे क्रिस्टल क्या है के अंदर समान एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, उसमें समान सिमेट्रिकल ऑपरेशन पाए जाएंगे, चाहे कितने भी हो, 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, 5 हो, उन सब में क्या सिमिलरिटी होगी, उन सब में सिमेट्री एलिमेंट क्या होंगे, समान पाए जाएंगे। तो यहाँ पे सवाल आता है कि सिमेट्री एलिमेंट है क्या। समान तो पाए जा रहे हैं क्रिस्टल में, लेकिन है क्या ये सिमेट्री एलिमेंट। तो सिमेट्री एलिमेंट क्रिस्टल के अंदर तीन रूप से डिवाइड किए गए हैं। एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और थर्ड है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्रिस्टल के अंदर किसी भी क्रिस्टल में तीन तरह की सिमेट्रीज पाई जाती हैं। तो लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। जिसे सिमित केंद्र भी कहते हैं। इट इज ए इमेजिनरी पॉइंट इन ए ऑब्जेक्ट थ्रू विच इफ एनी लाइन इज ड्रॉ देन इट मीट टू आइडेंटिकल एटम एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द इमेजिनरी पॉइंट। अर्थात किसी भी कंपाउंड में, यहाँ पे इसको हमने एक बेंजीन रिंग के द्वारा समझने की कोशिश की है। ये देखिए बेंजीन में ये कार्बन ब्लैक जो बॉल्स है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये 1 2 3 जो लिखा है ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसके कोई भी अपोजिट एटम ग्रुप के ऊपर लाइन खींची जाती है, इससे जैसे हमने अपोजिट ये हाइड्रोजन या ये कार्बन लिया और अपोजिट में इसको स्ट्रेट लाइन खींची, इसी तरीके से दूसरी स्ट्रेट लाइन अपोजिट एलिमेंट्स के ऊपर खींची, तीसरी लाइन खींची हमने इमेजिनरी लाइन एटम्स के अपोजिट एटम्स के, तो ये सारे के सारे लाइंस क्या एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, और इस पॉइंट को ही क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए इसे आई से लिखेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और यह है जो क्यूब होता है, क्यूब के अंदर भी यह सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। अब वो क्यूब में कैसे पाई जाती है, देखिए क्यूब में ये कॉर्नर है, इसका ठीक अपोजिट कॉर्नर कौन सा है, ये वाला, और इस पे स्ट्रेट लाइन पास करेंगे तो एक बिंदु से गुजर रही है। इस तरीके से इस कोण का एंटी क्या होगा, ये कोण होगा, इस पे से स्ट्रेट लाइन पास कराएंगे तो ये देखिए एक पॉइंट इस पॉइंट से गुजर रही है। इसी तरीके से इस पॉइंट का अपोजिट ये है, तो इसके अपन लाइन खींचते हैं हम, तो ये भी इसी से गुजरती दिखेगी हमें। और इसी तरीके से इस कोण से इस कोण के मध्य लाइन खींचते हैं तो यह भी इसी से होती गुजरे हमें देती। तो और इसी तरीके से इस फेस पे इस फेस से इस फेस के मध्य लाइन खींचेंगे तो ये इसी पॉइंट से गुजरेगी। इस फेस के बीच से और इस फेस के बीच से लाइन खींचेंगे तो भी इसी बिंदु से गुजरेगी, और इस फेस से और इस फेस के मध्य लाइन खींचेंगे तो भी यह इसी बिंदु से गुजरेगी। तो यहाँ पे देखिए सारी काल्पनिक लाइंस है एक पॉइंट से गुजर रही है, इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अर्थात क्यूब के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ सिमेट्री में अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में देखेंगे। सिमेट्री एलिमेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस इन एन ऑब्जेक्ट through which object rotate about certain degree, resulting new configuration is equivalent with respect to original। अर्थात ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके अंदर
इमेजिनरी एक्सिस है, मान लीजिए हमने काल्पनिक एक एक्स बना लिया, ये बना लिया हमने काल्पनिक एक्सिस, जो इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं। कॉर्नर 1 और 2 के बीच से होते हुए कॉर्नर 3 को काटते हुए हमने एक एक्सिस पास करा दिया। रोटेट अबाउट सर्टेन डिग्री, अब इसको क्या है कुछ डिग्री से हमने घुमाया और रिजल्टिंग और घुमाने के बाद में जो नया कॉन्फ़िगरेशन में प्राप्त होता है वो कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंट विद द रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल, और ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में। अगर मान लीजिए हम इसको 180 डिग्री पे घुमाते हैं, 180 डिग्री पे हमने इसको क्या करा, घुमा दिया, ये घुमा दिया हमने, तो ये 180 डिग्री घुमाने के बाद में भी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, ये इस तरीके से 180 घुमाएंगे, 2 नंबर के इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और 1 नंबर इधर आ जाएगा, और 3 क्या होगा, यथावत रहेगा। अब ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर क्या बिल्कुल सेम है, क्या है, इक्विवेलेंट है एकदम, बस पोजीशन 1 की जगह 2 आ गई है, बाकी सेम है, अर्थात ये इक्विवेलेंट है। तो इस रोटेशन को कहेंगे या इस एक्सिस को कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे CN के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा, CN। तो यहाँ पे C किसको रिप्रेजेंट करता है, CN, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। वेयर N ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इट may be calculated by N equal to 360 divided by डिग्री ऑफ रोटेशन, अर्थात एंगल ऑफ रोटेशन, अर्थात CN क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, अर्थात कितने ऑर्डर में रोटेट किया गया है, जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 360 डिग्री में अगर एंगल से डिवाइड कर दिया जाए, रिक्वायर्ड एंगल फॉर द इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होने के लिए कौन सा एंगल से आप घुमाओगे, अर्थात उस एंगल के अमाउंट को 360 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें एन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अर्थात अभी जिस एग्जाम्पल को हमने देखा कि हमने इसको 180 डिग्री से घुमाया, तब हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हुआ। तो अगर हम इसमें 180 डिग्री से डिवाइड करें 360 को, तो हमें 2 प्राप्त होता है। तो यह 2 क्या है, किसके बराबर है, यह 2 n के बराबर हो गया। अर्थात अब इसका मतलब है कि इट इज रिप्रेजेंट बाय द C2, अर्थात इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम क्या हो गया, C2 हो। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, 2 तरह की होती है। पहला प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरा सबसाइडर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा एक्सिस हो सकते हैं, अर्थात किसी क्रिस्टल में एक से ज्यादा एक्सिस हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा एक्सिस हो तो हम किसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे और किसको सबसाइडरी एक्सिस कहेंगे। मान लीजिए किसी कंपाउंड के अंदर या किसी क्रिस्टल के अंदर C3 भी है और C2 भी है, तो यहाँ पे किसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मानेंगे और किसको सबसाइडरी एक्सिस मानेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या नियम है, मैक्सिमम n वैल्यू होगी, अर्थात n की वैल्यू जिसमें ज्यादा होगी वह प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, और इसके अलावा जो भी बचेगा वो सबसाइडरी एक्सिस कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में 2 लिया हमने, C3 और C2, तो n किसका ज्यादा है, C3 का, तो यहाँ पे ये कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस और ये कहलाएगा सबसाइडरी एक्सिस। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ क्रिस्टल के अंदर पाए जाने वाले, क्यूब क्रिस्टल के अंदर पाए जाने वाले एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में देखते हैं। तो पहला है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे टू फोल्ड का मतलब है कि n बराबर क्या होगा, 2, अर्थात n बराबर अगर 2 हो तो उसे टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो ये n बराबर 2 कैसे आएगा, अगर 360 को डिग्री को 180 डिग्री से डिवाइड करें तो n बराबर 2 आएगा। अर्थात किसी कंपाउंड को अगर 180 डिग्री से रोटेट करा दें, हम कितने डिग्री से, 180 डिग्री से रोटेट करा देंगे तो सेम इक्विवेलेंट कंपाउंड हमें प्राप्त होगा। और 180 डिग्री से घुमाने पर अगर इक्विवेलेंट कंपाउंड प्राप्त होता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है, तो इसे हम टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे।
अब यहाँ पे देखिए H2 वाटर मोलिक्यूल कैसा होता है, V आकार का होता है, ठीक है। अब हम अगर इसको यहाँ से 180 डिग्री घुमा दिया हमने, तो ये देखिए यहाँ पे एक को हमने A दिया है और एक को H को B दिया है, ये H A वाला हो गया और ये हाइड्रोजन B वाला हो गया। अगर हम इसको 20 से 180 डिग्री घुमाते हैं तो यहाँ पे देखिए B वाला इधर आ जाएगा और A वाला इधर आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगी, बिल्कुल इक्विवेलेंट होगी। तो यहाँ पे 180 डिग्री घुमाने पर टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री में प्राप्त होती है। यही अगर हम किसी क्यूब के अंदर देखते हैं तो क्यूब में टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री अर्थात C2 पाया जाता है। वो कैसे पाया जाएगा, अगर किसी क्यूब का हम किनारा लें और उसके सामने वाले किनारे से एक एक्सिस की कल्पना करें और इस एक्सिस की कल्पना करके इसको हम घुमा दें 180 डिग्री, 180 डिग्री अगर हम घुमाते हैं तो हमें ये वाला जैसे टॉप पे है फेस वो बॉटम पे आ जाएगा और बिल्कुल सेम इक्विवेलेंट हमें क्यूब स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक C2 के अंदर कितने, एक C2 के अंदर कितने बिजी हो रहे हैं, 1 और 2। और अब हम देखेंगे कितने C2 है इसके अंदर, देखिए एक ये भी होगा, इसके सामने ये है तो एक C2 ये हो गया और एक किनारा ये हुआ, इसके सामने का ये हो गया, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके सामने का ये हो गया और एक ये हुआ, इसके सामने का ये हो गया और एक ये हुआ, इसके सामने का ये हो गया। तो इस तरीके से देखिए हमें कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4, नीचे के 4 इनके साथ बिजी हो गए, 5 इसके साथ ये आ गया और 6, अर्थात 6C2 इसमें हमें मिलते हैं। अर्थात क्यूब के अंदर 6C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, अर्थात टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 6। अब थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थ्री फोल्ड एक्सिस सिमेट्री में थ्री थ्री n बराबर 3 होगा। ये कब आएगा, जब किसी कंपाउंड को 120 डिग्री घुमाया जाए तो हमें n बराबर 3 प्राप्त होता है, अर्थात 360 में 120 डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, अर्थात किसी कंपाउंड को हम कितने डिग्री घुमाएंगे, 120। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हमने BF3। BF3 में देखो यहाँ पे F1 लिखा है, यहाँ पे F2 लिखा है, यहाँ पे F3 लिखा है। और BF3 क्या होता है, एक सिंपल प्लेन ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। तो अगर हम B से पास कराते हुए किसी एक्सिस की कल्पना करें, ये सिर्फ किससे पास हो रहा है, B से, B के बीचों बीच से निकल रहा है इस तरीके से। और अब इसको घुमाते कंपाउंड को 120 डिग्री से, तो 120 डिग्री से हम घुमाएंगे तो ये देखिए स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगी, F1 की जगह F2, F2 की जगह F1 होगा, F3 की जगह F2 और ये F1 की जगह F3। तो हमें ये स्ट्रक्चर, अब ये देखिए बिल्कुल इक्विवेलेंट है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इक्विवेलेंट है ओरिजिनल के। तो हमें कितने C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री में BF3 में प्राप्त होती है। अब देखिए हम क्यूब के अंदर थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखेंगे। अब क्यूब के अंदर देखिए कॉर्नर होता है, ये देखिए कॉर्नर है, एक कॉर्नर में देखो ये फेस हो गया, दूसरे इस एक ये फेस हो गया और एक बिल्कुल पीछे वाला इसकी तरफ का फेस हो गया। अर्थात जो हमें थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री में इस तरह का कॉर्नर हमें पता है, अभी इस तरीके का कॉर्नर, तो फेस ज्यादा इसको F1 लिखेंगे, इसको F2 लिख दें फेस को और इसको F3 फेस लिखें।
ये वाला F3 हो गया। तो ये देखिए F1, F2 और F3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, C3 मिलेगा, थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक कॉर्नर के साथ में दूसरा कॉर्नर क्या हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे एक थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, ये इसको 1, इसी तरीके से इससे और ये वाला कॉर्नर हो गया, तो ये 2, और इस तरीके से ये 3, ये 4। तो C3 कितने हो गए, 4। टोटल कितने, एक C3 के अंदर दो कॉर्नर व्यस्त हैं और एक इसी क्यूब में टोटल कितने क्यूब होते हैं, 8। तो यहाँ पे C3 कितने हो गए, 4 C3 इसमें पाए जाएंगे। फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री अर्थात n बराबर कितना आएगा, 4। n बराबर की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अब 4 कब आएगी, जब 360 डिग्री को 90 डिग्री से डिवाइड किया जाए तो n बराबर हमें 4 प्राप्त, अर्थात किसी कंपाउंड को 90 डिग्री से घुमाते हैं तो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। और किसी कंपाउंड में अगर है ऐसा तो उसको 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्यूब लिया हमने, एक एग्जांपल लिया CH4 का, मेथेन का एग्जांपल लिया है CH4 का। अब CH4 में कितने कार्बन होते हैं, 4। तो ये देखिए 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। और रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को, और ब्लू कलर देख रहा है अपने को हाइड्रोजन के रूप में प्राप्त दिखाई दे रहा है। अब इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरीके से होती है। अब इसको अगर हम 90 डिग्री से मूव करें, अगर इसको 90 डिग्री से घुमाते हैं, ये 90 डिग्री से हमने घुमाया है इसको, तो ये देखिए ये हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ पे देखिए कॉर्नर बिल्कुल जैसे क्यूब होता है, ये क्यूब है, ये इस तरीके से कॉर्नर को अगर यहाँ भी ब्लू कलर की बॉल्स लगा दी जाए, ये जो भी है ब्लू कलर की बॉल लगा दी हमने, और ब्लू कलर की बॉल को अब अगर हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये बॉल यहाँ आ गई, और यहाँ की बॉल यहाँ आ जाएगी, यहाँ की बॉल यहाँ आ जाएगी, और यहाँ की बॉल यहाँ आ जाएगी। अर्थात इसको इस तरीके से समझते हैं। दूसरे तरीके से ये देखिए सिंपल स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखिए इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे। अब इस एग्जांपल से समझे। और अब बीचों बीच जैसे ब्रेड होती है, आपकी ब्रेड होती है, ब्रेड के बीचों बीच आपने उंगली डाली, उंगली डाल के इसको 90 डिग्री घुमाया तो ये कॉर्नर इधर आ जाएगा, ये कॉर्नर इधर आ जाएगा, ये कॉर्नर इधर आ जाएगा, और ये कॉर्नर इधर आ जाएगा, और आपको बिल्कुल सेम पोर्शन आपको दिखाई देगा। अर्थात 90 डिग्री घुमाने पर जो नया ओरिएंटेशन आता है वो क्या है, पहले वाले के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो 90 डिग्री घुमाने पर हमें इक्विवेलेंट प्राप्त होता है। जैसे ब्रेड में इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ब्रेड में आप एक किसी पैन या उंगली डालिए और फिर आप उसको 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो आपको पहली और जो ऑपरेशन के बाद की जो ब्रेड की पोजीशन है बिल्कुल सेम दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए क्यूब के अंदर देखते हैं, क्यूब के अंदर देखिए कॉर्नर होगा, अगर इसको 90 डिग्री से घुमाएं तो ये कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, ये कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, ये कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, और ये कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, और हमें बिल्कुल इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। तो अर्थात एक फेस से दूसरे फेस से के मध्य गुजरता हुआ एक काल्पनिक एक्सिस की हम कल्पना कर रहे हैं, जिसे 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। अब इसमें क्यूब में दो फेस क्या हो रहे हैं, बिजी हो रहे हैं। तो क्यूब में के टोटल है एक, ये हो गया, और एक पीछे से यहाँ तक, अर्थात इसमें 6 फेस होते हैं, और एक C4 के अंदर 2 फेस बिजी होते हैं, तो टोटल कितने 3।
अर्थात इसमें C4 है और कितने हैं 3 है। तो क्यूब के अंदर 3 C4 अर्थात 3 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। तो ये देखिए समरी है यहाँ पे समरी में C4 अर्थात एक फेज से दूसरे फेज से गुजरता हुआ एक काल्पनिक एक्सिस C4 को रिप्रेजेंट करता है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को पास करते हुए एक एक्सिस C3 को रिप्रेजेंट करता है और एक किनारे को एज से दूसरे एज को पास करते हुए C2 एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात यहाँ पे C4 है, C4 कितने हैं 3 है, C3 है, C3 कितने हो गए 1 2 3 4 और C2 है, C2 कितने हो गए 6 अर्थात 12 किनारे हैं, 12 में से 2 हाफ हो गए तो 6 हो गए। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री टोटल कितनी हो गई 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। तो किसी भी क्यूब में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है 13 होती है, जिसमें से 3 तो C4 होती है, 4 C3 होती है और 6 C2 होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद में अब आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? इट इज एन इमेजिनरी प्लेन इन एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच an object divided in two equal halves. One half is mirror image of another half. अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें यह एक काल्पनिक प्लेन की तरह है और उस काल्पनिक प्लेन के आधार पर अगर उस ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो एक आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से का बिल्कुल मिरर इमेज लगे। अगर ऐसा बनता है, ऐसा होता है तो उसे कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका जनरली अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं, घर में नींबू होता है। अगर नींबू को बिल्कुल बीच में से बराबर दो हिस्सों में काट दिया जाए तो वो दोनों के टुकड़े एक दूसरे के मिरर इमेज लगेंगे। तो जिस हिस्से से, जिस प्लेन से हमने उस नींबू को काटा है, वह प्लेन कहलाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री और इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री को दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, सिग्मा एच और सिग्मा वी। जो सिग्मा एच है रेक्टेंगुलर प्लेन कहलाता है, सिग्मा वी डायगोनल प्लेन कहलाता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है देखिए। रेक्टेंगल प्लेन, जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, यह परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस को। अब प्रिंसिपल एक्सिस हमने देखा था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने देखा भी एक्सिस क्या होता है, और एक्सिस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, प्रिंसिपल एक्सिस और सबसाइडर एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमने उस एक्सिस को कहा था जिसके लिए Cn अर्थात n की वैल्यू ज्यादा है। अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट में, कंपाउंड में, किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर मान लीजिए C3 भी है और C2 भी है, तो हमें C3 को प्रिंसिपल एक्सिस मानना है। और अगर कोई प्लेन C3 को के परपेंडिकुलर हो, अर्थात C3 एक्सिस को काटता हो 90 डिग्री पर, तो वह प्लेन रेक्टेंगल प्लेन अर्थात हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा। डायगोनल प्लेन, जिसको सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको वर्टिकल प्लेन भी कहेंगे। अब ये क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस को जो काट रहा है 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर है, उसको हमने रेक्टेंगल प्लेन कहा है। कुछ प्लेन ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, उसके साथ साथ चल रहे हो, तो उसे हम डायगोनल प्लेन कहेंगे। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए BF3 एक कंपाउंड है। BF3 में हमने दो एक्सिस निकाले थे। ये देखिए, ये
प्रिंसिपल एक्सिस है हो गया इसमें, जो कि बी से पास हो रहा है, इसको C3 कहा है हमने, C3 जो क्या हो रहा है बी से पास हो रहा है। जैसे कोई भी ट्राइंगल है उसके बीचों बीच से एक्सिस जो पास हो रहा है, जो बी से पास हो रहा है, उसको प्रिंसिपल C3 से रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें C3 को काटते हुए, परपेंडिकुलर काटते हुए एक प्लेन की कल्पना करेंगे। जैसे ये प्लेन है, ये क्या कर रहा है, F को काट रहा है, F1 को, 2 को, B को और F3 को, इन सबको क्या कर रहा है, वो काट रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे ब्रेड है, ब्रेड को बिल्कुल दो स्लाइस में कन्वर्ट कर दें, उनके बीच में से काट के दो बराबर स्लाइस में से उसको बदल दें, तो ये जो प्लेन है ये कहलाएगा सिग्मा एच, हॉरिजॉन्टल या रेक्टेंगल प्लेन। और यहाँ पे एक प्लेन ऐसा होगा जो ये देखिए इस C3 के साथ चल रहा है, इस C3 के साथ चल रहा है, और ये क्या कट रहा है, B और F को काट रहा है बीच में से। जैसे ये है, ये B हो गया, ये F, एक F, ये दूसरा F और ये तीसरा है। अब इसमें क्या करें, यहां से काट दे। हम क्या किया, यहां से कट किया, तो देखिए आधा B इधर, आधा B इधर, आधा F इधर, आधा F इधर और एक F इधर और एक F इधर। तो ये देखिए साथ साथ चल रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर रहा है, साथ साथ चल रहा है। तो ये सिग्मा B कहलाएगा या वर्टिकल प्लेन कहलाता है। तो ये देखिए एक यहां से पास होगा, एक यहां से भी काटेगा और एक यहां से भी, अर्थात ये तीन सिग्मा V इसके अंदर होंगे। और सिग्मा एच का हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा एक होगा, तो सिग्मा एच भी हमेशा एक होगा। और प्रिंसिपल एक्स जैसे क्यूब के अंदर ज्यादा होते हैं, तो उसके अंदर सिग्मा एच भी ज्यादा होगा। समकोणीय सममिति तल, रेक्टेंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम इसे, ये तो हमने कंपाउंड के द्वारा समझा कि किसी कंपाउंड में किस तरीके से होता है। अब क्यूब के अंदर जो क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल के अंदर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रकार के तल में क्रिस्टल के तीन अक्षों पर उपस्थित फलकों को दो समान भागों में विभाजित कर देते हैं, तो जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं काल्पनिक आयताकार। अब वो ये सेम देखिए क्यूब है। अब क्यूब में देखिए ये जो एक्सिस है, जो क्या कर रहा है, इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर से, अर्थात चौक के डब्बे में दो फेज से पास होते हुए एक एक्सिस है, यह C4 हो गया। हमें पता है कि क्यूब के अंदर हमने क्या क्या निकाला था, C4 निकाला था, C3 निकाला था और C2 निकाला था। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा, C4, क्योंकि n का मान सबसे ज्यादा इसी के अंदर है। अब ये C4 है, अब C4 एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम एक प्लेन की कल्पना करें, यह प्लेन क्या है, यह प्लेन क्या है, यहां से इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस को दो बराबर हिस्सों में हम एक्स एक्सिस, जैसे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई, जेड एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस को काटते हुए इसको दो हिस्सों में बांट देता है। इसी तरीके से मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस को काटते हुए, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे ये C4 हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और इसको यहाँ से अगर काट दिया जाए, ये काट दिया, तो ये जो प्लेन है वो क्या कहलाएगा, हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन या रेक्टेंगल प्लेन। इसी तरीके से जेड एक्सिस का देखते हैं, वही सेम, जेड एक्सिस के सापेक्ष में भी C4 होगा, अर्थात क्यूब में हमने 3C4 निकाले थे, और ये जो इसको बराबर दो हिस्सों में काटता है, तो जैसे कोई भी लंबा बॉक्स हो, अगर उसको हम दो बराबर में से काटते हैं, तो ये हो गया जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब डायगोनल प्लेन, अब डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं क्यूब के अंदर। अब क्यूब में देखिए यहाँ पे ये C4 है, ये हो गया C4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C4 हो गया। अभी C4 में देखिए इस कोने से इस कोने में से लेके और इस तरीके से ये एक जा रहा है नीचे की तरफ, काटते हुए हम बढ़ेंगे, तो ये एक प्लेन हो गया।
और इसी तरीके से ऐसे भी काट सकते हैं। अब ये देखिए C4 के पैरेलल जा रहे हैं, C4 के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, डायगोनल प्लेन। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये देखिए ये C4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C4 हो गया, C4। अब इस C4 को देखो y एक्सिस से साथ y एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन, इसी तरीके से ये यहाँ भी y एक्सिस के पैरेलल है और z एक्सिस के, तो इस तरीके से दो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं प्लेन, तो ये कहलाएगा डायगोनल प्लेन। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C4 हो गया, ये C4 में ये जेड एक्सिस के पैरेलल जा रहा है एक प्लेन, और इसी तरीके से ये जा रहा है। तो ये क्यूब के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्यूब के अंदर हमें इस तरीके से प्रत्येक फेस पे, जिसमें दो फेस एक साथ एंगेज होते हैं, उसमें हमें दो डायगोनल प्लेन प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4, अब इससे ये एंगेज हो गया, इसके कारण ये एंगेज हो गया, अब बचा फ्रंट, तो फ्रंट में 1 और 2, जिस फ्रंट के कारण बैक एंगेज हो गया। तो इस तरीके से क्यूब के अंदर हमें 6 सिग्मा डायगोनल, हमें सिग्मा वी या सिग्मा डी, हमें डायगोनल प्लेन हमें प्राप्त होते हैं। जो कि ये देखिए ये C4 हो गया जो इसके पैरेलल है, ये भी C4 हो गया, ये भी इसके पैरेलल है दो, ये C4 हो गया, ये भी इसके पैरेलल है। अब पूरे जो क्यूब है उस पूरे क्यूब के अंदर हमें देखना है कि टोटल कितने सिमेट्री हुई है। एक क्यूब क्रिस्टल पॉजेस रखता है टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री रखता है। अब 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में हमने देखा है सेंटर ऑफ सिमेट्री देखा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखा है, और हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो कौन सा कितना होगा, तो सबसे पहले लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हमने देखा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री में तीन तो C4 होते हैं, तीन C4 होते हैं। कौन कौन से, एक C4, ये देखिए एक फ्रंट वाला C4, दो, और एक इधर से C4, तीन तो C4 देखे, बिल्कुल तीन C4 देखे। और हमने 4 C3 देखे, 4 C3 कौन से, प्रत्येक कोने पे से 1 2 3 और 4। अब इसके कारण ये व्यस्त हो जाएगा, इसके कारण ये, और इसके कारण ये, और इसके कारण ये, अर्थात हमें 4C3 में प्राप्त होंगे। और C2 कितने प्राप्त होंगे, C2 प्राप्त होंगे 6, जो कैसे होंगे, इस कोने से इस कॉर्नर पर 1, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे 2, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे 3, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर 4, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर 5, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर 6। तो कितने हमें C2 कितने प्राप्त हुए, 6। तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गए 3 + 4 + 6 = 13। और प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमें 9 है टोटल, जिसमें से 3 तो सिग्मा एच है और 6 सिग्मा वी होते हैं। 3 सिग्मा एच कैसे होंगे, क्योंकि C4 कितने 3 है, तो 3 है। जैसे ये C4 हो गया एक, तो इसके परपेंडिकुलर ये एक एक्सिस होगा सिग्मा एच, एक C4 ये हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया 2, और एक C4 ये हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। तो कितने हो गए, सिग्मा एच कितने हो गए 3, सिग्मा वी 6 है, और सिग्मा 6 कैसे होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 सिग्मा वी हमें प्राप्त हो रहा है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, 1 होगी, तो मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हुई,
1 है। तो टोटल अगर सिमेट्री एलिमेंट्स देखे जाएं तो 13 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 23। तो किसी भी क्यूब क्रिस्टल के अंदर 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं, जिसमें से 13 है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 9 है प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि किसी भी क्यूब क्रिस्टल के अंदर टोटल कितने सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो हमें एक्सप्लेन करें तो हमें ये बताना पड़ेगा अलग अलग कि C3 कितने हैं, C2 कितने हैं, C4 कितने हैं, उनका डायग्राम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसी तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री बतानी पड़ेगी कितनी है, अर्थात सिग्मा एच रेक्टेंगल कितने हैं, डायगोनल कितने हैं, उनका भी डायग्राम बताना पड़ेगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री का बारे में बताना पड़ेगा विद डायग्राम। परिमेय घातांक का नियम, लॉ ऑफ रेशनल इंडेक्स, इससे सन 1784 में R.J. हॉयड ने क्रिस्टलीय तलों तथा क्रिस्टलों में उपस्थित कणों के व्यवस्थित विन्यास का अध्ययन करने हेतु एक नियम प्रतिपादित किया। अर्थात क्रिस्टल की स्ट्रक्चर क्या है, उसके जो तल है वो किस तरीके से अरेंज है, कणों की उपस्थिति किस तरीके से व्यवस्थित है, इसके अध्ययन के लिए उन्होंने एक रूल प्रतिपादित किया, जो है किसी क्रिस्टल के फलकों द्वारा क्रिस्टलीय अक्ष पर बनाए गए अंतःखंड या तो इकाई या अनंत अथवा उसके सरल गुणांक होते हैं। यह नियम परिमेय घातांक का नियम कहलाता है। अर्थात कोई भी क्रिस्टल है उसके फलक हैं, तो जो फलक है उन अक्ष पर जो फलक है उन फलकों द्वारा अक्ष पर, अक्ष कौन से हैं, एक्स वाई और जेड, इन पर जो अंतःखंड बनाए जाते हैं वो तो या तो यूनिट होंगे, इकाई होंगे, या अनंत होंगे, या इसी के सरल गुणांक में होंगे। तो इसे परिमेय घातांक का नियम कहते हैं। अब इसको हम समझेंगे। ये क्रिस्टल का एक्सिस है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये किसी क्रिस्टल का एक्सिस है। अब इस एक्सिस में तीन हमने अंतःखंड किया, अर्थात एक्सिस पे जैसे ये एक्स एक्सिस पे ए पे काट रहा है, वाई एक्सिस पे बी पॉइंट पे काट रहा है और जेड एक्सिस पे सी पॉइंट पे काट रहा है। तो ये ए बी और सी, ए बी सी क्या हुआ, एक अंतःखंड बनाता है जिसे जैसे ए वाले एक्स एक्सिस पे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है और इसको सी से स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे ए बी सी तीन अक्षों एक्स वाई जेड क्रम से ए बी एंड सी अंतःखंड बनाता है। अर्थात ओ ए को हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, ओ बी को हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है और ओ सी को हमने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये अंतःखंड हो गए ए बी एंड सी एट द एक्स वाई जेड एक्सिस पे क्रमशः। एक अन्य तल एल एम एन भी काटा जा सकता है जो तीन अक्षों, अब ये देखिए ये हो गया अंतःखंड, अब ये अंतःखंड हो गया, ये दिख रहा है हमें, ये अंतःखंड होगा, ये तो एक अंतःखंड होगा, ठीक है। अब हम और भी अंतःखंड ले सकते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे एल पे कट रहा है, एल पे आया, वाई एक्सिस पे एम पे आया और जेड एक्सिस पे एन पे आया। तो यहाँ पे एक नया अंतःखंड बन गया जो एल एम एन के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया है। तो नया क्या है, एल एम और एन के द्वारा अंतःखंड को हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अब देखिए क्या संबंध है, एल देखिए ओ से एल तक, ओ से एल तक की दूरी क्या हो गई, टू, दो, देखिए एक है और दूसरा है, दो ए के बराबर हो गया, अर्थात टू ए के बराबर हो गया, ये टू ए हो गया। ये देखिए हमने सबको बराबर
डिस्टेंस में काटा है ये देखिए हमने कट लगाए हैं, एक्सिस को बराबर मार्किंग कर ली, ये 1 यूनिट के बराबर हमने इसको मार्किंग कर ली। इसी तरीके से इसको भी हमने मार्किंग की है, कर रखी है। अब यहाँ पे एल पे काट रहा है अर्थात 2 यूनिट के बराबर है तो 2a के बराबर हो गया। इसी तरह बी पे देखिए, बी पे भी क्या हुआ है, ओ एम कितनी यूनिट के बराबर कटा हुआ है, 2 यूनिट के बराबर, तो 2b के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए सी पे देखिए 1 यूनिट, 2 और ये तीसरी यूनिट, अर्थात ओ एन कितनी यूनिट के बराबर कटा हुआ है, एक्सिस पे कटा हुआ है 3c। तो यहाँ पे अक्षों पर 2a, 2b एंड 2c माप के अंतःखंड बनाता है। अब यहाँ पे जो एल एम एन वो जो अंतःखंड बनाता है वो 2a एक्स एक्सिस पे, 2b वाई एक्सिस पे और 2c जेड एक्सिस पे बनाता है। और क्रिस्टल में एक त्रिभुजीय तल से गुजरने पर इस प्रकार का बने हुए अंतःखंड को वाई सैंडविच कहते हैं। और इस तरीके से तीनों एक्सिस से गुजरने वाले अंतःखंड को वाई सूचकांक कहा जाता है। जैसे ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल, ये मान लीजिए हमने क्यूब क्रिस्टल लिया है और ये क्यूब क्रिस्टल में ये क्यूब क्रिस्टल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस को। तो इसकी जैसे एक यूनिट इसको मान लें, यहाँ आ गई एक यूनिट, इसको यहाँ से काट रहा है तो ये ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल वाई सूचकांक कहलाता है। इन्हीं अंतःखंडों का अध्ययन प्रमेय घातांक के नियम के सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। तो ये प्रमेय घातांक है। अब इसमें देखिए इसके गुणन में है, या तो इकाई होगा, इकाई है। जैसे फर्स्ट वाला ए बी सी क्या है, यूनिट वाला हुआ। इसको लिखेंगे हम कैसे, इस तरीके से फर्स्ट वाले को, ए बी सी वाले को ए बी और सी को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 1 एंड 1, अर्थात इसी में है। और एल एम एन को लिखेंगे एल एम और एन, एल एम एन को लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 2 ए है तो 2 हो गया, ये 2 यूनिट के बराबर है, बी भी 2 यूनिट के बराबर है और सी 3 यूनिट के बराबर। तो इसको 2 2 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड जो एलिमेंट अंतःखंड है वो 2 2 3 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा और यही क्या कहलाता है, वाई सूचकांक कहलाता है। तो इन अंतःखंडों को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरह के सूचकांक होते हैं, एक वाई सूचकांक और एक होता है मिलर सूचकांक। हम दोनों का अध्ययन करेंगे। तो लेते हैं वाई सूचकांक। अब वाई सूचकांक में देखिए अभी हमने एक्सप्लेन किया था, एल एम एन के तल के लिए क्या होगा, ओ एल, ओ यहां से और यहां तक क्या है 2 ओ ए, 2 ओ है क्योंकि बराबर दो हिस्सों में बांटा हमने। ओ एम वो भी 2 बी के बराबर है और ओ एन वो 3 ओ सी के बराबर है। तो यहाँ पे तो फलक एल एम एन को पैरामीटर क्या होगा, 2a 2b एंड 2c और इसका वाई सूचकांक होगा 2 2 3। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए डी ई एफ, हमें डी और ई एफ का इसका वाई सूचकांक हमें निकालना है। तो देखिए ओ से ए की एक यूनिट हमने लिखी है, फिर ये 2 और ये 3, इसी तरीके से ये 1 ये 2 और ये 3 हमने मार्किंग कर दी और ये हो गया 1 ये 2 और ये 3 हमने मार्किंग कर दी। अब यहाँ पे देखिए ओ से डी तक की जो डिस्टेंस है 1 यूनिट से हाफ है, तो ये हो गया हाफ डिस्टेंस था। और यहाँ पे देखिए हाफ 1 से और 2 के बीच में, तो ये हो गया 1 हाफ प्लस 1 अर्थात 3/2। और इसी तरीके से ये देखिए सी 1 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये कर रही है 1 और 2 के बीच में, एफ पॉइंट एफ का है, पॉइंट एफ काट रहा है हमें 1 और 2 के मध्य अर्थात 3/2 को रिप्रेजेंट करेगा।
अब यहाँ पे दे सूचकांक क्या मिले हमें, डी किसके बराबर हो गया, वो हाफ के बराबर हो गया, हाफ ओ ए बिल्कुल सही है। ई हमें मिल रहा है 3/2, ओ ई मिल रहा है 3/2, ओ बी बिल्कुल सही है। ओ और हमें ओ एफ मिल रहा है 3/2 ओ सी का। तो ये हमें पैरामीटर प्राप्त हो गया। अब वाई सिंथेसिस क्या होगा इसका, हम इसका देखिए 1/2 ए, 3/2 बी, 3/2 सी, ये हो गया वाइस पैरामीटर। और स्क्वायर ब्रैकेट में वाइस पैरामीटर जो सूचकांक है उसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है, और ये हो गया 1/2, 3/2 और 3/2 के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 डी ई एफ का वाइस पैरामीटर क्या होगा, 1/2, 3/2, 3/2। अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस पे यहाँ कटा हुआ है और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट पे कटा हुआ है, और ये जो प्लेन है जेड एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, बिल्कुल जेड एक्सिस के। देखिए यहाँ तो एक्स पे तो यहाँ काट रहा है और वाई पे ये यहाँ काट रहा है, लेकिन जेड पे कहीं नहीं काट रहा है क्योंकि जेड के ये बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस एक 1 यूनिट हुआ, वाई 0, इसका ये दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन है। तो एक्स एक्सिस पे है यस, तो ए हो गया, एक्स वाई और जेड इसमें 0 0 हो जाएगा। इसी तरीके से वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे ए हो गया 1 यूनिट, और एक्स वाई इसमें 0 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे किसी भी वाई जेड के ये पैरेलल है, कहीं नहीं काट रहा, तो यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होगा, ए, एक्स एक्सिस पे ए, ये आ गया, वाई एक्सिस पे ए और जेड एक्सिस पे इन्फिनिट। अर्थात ये माना जाता है कि ये जो प्लेन है ये वाई जेड एक्सिस को अनंत पे जाके टच करेगा। तो यहाँ पे हमने इन्फिनिट लिखा। तो ये फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, 1, अर्थात 1 यूनिट को काट रहा है 1, अर्थात ए अपॉन ए, ये ए अपॉन ए हो जाएगा, और यहाँ पे ए अपॉन ए, तो यहाँ पे देखो 1 1 और ये इन्फिनिट, और वाई सिंटेक्स क्या होगा इसका, 1 1 और इन्फिनिट। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ कट रहा है, ये वाई एक्सिस पे अंतःखंड यहाँ टच हो रहा है और जेड एक्सिस पे यहाँ टच है। तो यहाँ इसका रिप्रेजेंटेशन होगा एक्स एक्सिस पे ए, वाई जेड 0, एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे ए और जेड पे 0, और एक्स वाई पे 0 0 और वाई पे ए, अर्थात एक्स पे 1 यूनिट, वाई पे यूनिट और जेड पे 1 यूनिट इसमें अंतःखंड बनता है। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, ए ए ए, अर्थात एक्स पे ए, वाई पे ए और जेड पे है। और फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट क्या होगा, 1 1 1, अर्थात सबका क्या हो जाएगा 1 1, एक एक यूनिट हो गया। और वाई सिंटेक्स क्या होगा इसका, 1 1 एंड 1, क्योंकि ये क्या है 1 1 है। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट की बजाय ये अगर इसको हम 0 लिखें तो ओ लिखें, तो ओ से और इस पॉइंट के बीच में वाले से, अर्थात हाफ पे काट रहा है यहाँ। ये जो है ये अंतःखंड काट रहा है एक्स एक्सिस के हाफ पे, वाई पे फुल काट रहा है और जेड एक्सिस पे बिल्कुल क्या है पैरेलल है, कहीं नहीं काट रहा। तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, हाफ ए, वाई पे 1 अर्थात ए, और जेड के इन्फिनिट हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट होगा हाफ ए एक्स पे, वाई पे ए और जेड पे इन्फिनिट। तो फ्रैक्शनल इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, हाफ, 1 और अनंत इन्फिनिट। और वाई सिंटेज क्या होगा इसका, हाफ, 1 और इन्फिनिट। तो इस तरीके से हमें अगर 1 यूनिट या 1 यूनिट से कम या 1 यूनिट से ज़्यादा अंतःखंड हमें प्राप्त हो सकते हैं, इसी के गुणांक में हमें अंतःखंड प्राप्त होते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लीजिए यह अंतःखंड केवल एक्स एक्सिस पे काट रहा है
वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और जेड एक्सिस के भी क्या जा रहा है, पैरेलल, अर्थात केवल एक्स एक्सिस पे ये क्या कर रहा है, काट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस पे ए और वाई जेड का 0 0, यहाँ पे क्योंकि पैरेलल जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इंटरसेप्ट होगा एक्स एक्सिस पे ए, वाई पे इन्फिनिट अर्थात ये टच नहीं हो रहा, ये मान लिया अनंत पे जाके टच होगा, और जेड एक्सिस पे अनंत पे फ्रैक्शनल इंडेक्स होगा 1, इन्फिनिट एक्स एक्सिस पे, इन्फिनिट जेड एक्सिस पे, और विस इंडेक्स क्या होगा, वाई इंडेक्स क्या होगा, सूचकांक क्या होगा इसका 1 अनंत अनंत, ये इसका वाई सूचकांक प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अगर हम एक्स वाई एक्सिस को भी बना सकते हैं और जेड एक्सिस का भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।